वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Center-State Relationship, Chapter 13, Part 1, from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स और MCQ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So let's dive deep into the topic. तो भारत का संविधान, जैसा हम जानते हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर स्थापित करता है। इसका मतलब है कि जो शक्तियां हैं वो सेंटर और स्टेट्स के बीच बटी हुई हैं। जी हाँ। ये शक्तियां हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स। ये विभाजन ही हमारे पूरे शासन की, आप कह सकती हैं, नींव है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि जुडिशियल पावर का ऐसा कोई विभाजन नहीं है। हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अच्छा। मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। हाँ। और फिर नीचे हाई कोर्ट्स वगैरह। बिल्कुल। और ये सिस्टम सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को ही लागू करता है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। जी। और देखिए, ये जो फेडरल सिस्टम है, ये ठीक से काम करे, इसके लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में ना मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और संविधान में इसके लिए काफी सारे प्रावधान भी किए गए हैं। हाँ, और इन्हीं संबंधों को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। हाँ, या समझते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। जी। आज के इस डिस्कशन में हम पहले 2 यानी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर ही फोकस करेंगे। फाइनेंशियल रिलेशंस हम अगले भाग में लेंगे। और ये समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही क्रूशियल है। निश्चित रूप से। तो चलिए फिर लेजिस्लेटिव रिलेशन से ही शुरू करते हैं। संविधान के पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से 255 तक इनका जिक्र है। तो ये क्या बताते हैं, मतलब कानून बनाने की शक्ति कैसे बनती है सेंटर और स्टेट्स के बीच? देखिए, ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स का विभाजन है, ये 2 मेन आधारों पर किया गया है। पहला है टेरिटरी, यानी कौन सा कानून किस जियोग्राफिकल एरिया पर लागू होगा। ठीक है। और दूसरा है सब्जेक्ट्स, यानी किन विषयों पर कौन कानून बना सकता है, सेंटर या स्टेट। अच्छा। और संविधान में ये भी बताया गया है कि कुछ खास मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। जी, तो हम इन लेजिस्लेटिव रिलेशंस को समझने के लिए इन्हें 4 पहलुओं में देख सकते हैं। 4 पहलू कौन कौन से? पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार। ओके। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, मतलब विधायी विषयों का बंटवारा, जो वो लिस्ट्स हैं। हाँ, 7 शेड्यूल वाली लिस्ट। बिल्कुल। तीसरा, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, यानी वो खास परिस्थितियां जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बनाती है। अच्छा। और चौथा, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी स्टेट के कानून बनाने की शक्ति पर सेंटर का कुछ हद तक नियंत्रण। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टेरिटोरियल एक्सटेंट। पार्लियामेंट के कानून कहाँ तक लागू होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटर के कहाँ तक? देखिए, पार्लियामेंट जो है वो पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? सभी स्टेट्स, सभी यूनियन टेरिटरीज और वो सारे इलाके जो भारत भविष्य में एक्वायर कर सकता है। अच्छा। दूसरी तरफ जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो आमतौर पर अपने राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए ही कानून बना सकती है। राज्य का कानून राज्य के बाहर तभी लागू हो सकता है जब उस कानून के सब्जेक्ट मैटर और राज्य के बीच कोई सफिशिएंट नेक्सस हो, मतलब एक मजबूत और तर्कसंगत संबंध हो। समझ गए। और ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की बात आती है, वो क्या है? हाँ, ये एक खास पावर है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास? जी, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर भी लागू हो सकते हैं, दुनिया में कहीं भी। अच्छा, ये तो काफी वाइड पावर है। हाँ, लेकिन इस पावर पर भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि? जैसे प्रेसिडेंट 5 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और लद्दाख, इनके लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। रेगुलेशंस? जी, और ये रेगुलेशंस शांति, प्रगति और सुशासन के लिए होते हैं
और इनका प्रभाव बिल्कुल पार्लियामेंट के एक्ट जैसा ही होता है। प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट के किसी एक्ट को इन यूटीज में मॉडिफाई या रिपील भी कर सकते हैं इन रेगुलेशंस के जरिए। अच्छा, और गवर्नर्स के पास भी कुछ ऐसी पावर है? हाँ, कुछ राज्यों के गवर्नर्स के पास, जैसे किसी राज्य का गवर्नर ये निर्देश दे सकता है कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट उस राज्य के किसी शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं होगा या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होगा। ठीक है। इसी तरह असम के गवर्नर के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट को राज्य के ट्राइबल एरियाज यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होने से रोक सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पास भी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के लिए ऐसी ही समान शक्ति है। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। ये 7th शेड्यूल की जो 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये क्या हैं और इनमें सब्जेक्ट्स का बंटवारा कैसे हुआ है? ये तो कोर है सेंटर स्टेट रिलेशंस का। हाँ, ये बिल्कुल कोर है। संविधान की 7th शेड्यूल में ये 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। पहली है लिस्ट आई यानी यूनियन लिस्ट। इस पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर, मतलब पूरी शक्ति पार्लियामेंट के पास है। एक्सक्लूसिव? जी हाँ, सिर्फ पार्लियामेंट। इसमें अभी करीब 98 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 97 थे, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट वगैरह। ये सब तो नेशनल इंपॉर्टेंस के लगते हैं। बिल्कुल, ये वही विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पे पूरे देश में एक जैसा कानून होना जरूरी है, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। ठीक है, दूसरी लिस्ट? दूसरी है लिस्ट आई यानी स्टेट लिस्ट। इस पर सामान्य परिस्थितियों में ये ध्यान रखना जरूरी है, कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। सामान्य परिस्थितियों में मतलब इसमें एक्सेप्शंस हैं। हाँ, वो हम आगे देखेंगे। इसमें अभी करीब 59 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 66 थे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट्स, थिएटर्स, गैम्बलिंग वगैरह। ये सब रीजनल या लोकल इंपॉर्टेंस के विषय लग रहे हैं। जी हाँ, ये वो विषय हैं जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के हैं और जिनमें डाइवर्सिटी की गुंजाइश है। और तीसरी लिस्ट आईवी, कंकरेंट लिस्ट। हाँ, कंकरेंट लिस्ट। इस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। दोनों? फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो? उस पर आते हैं। इसमें अभी करीब 52 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 47 थे, जैसे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, एजुकेशन, फॉरेस्ट्स। अच्छा, एजुकेशन ऑफ फॉरेस्ट। जी, ये तो शायद पहले स्टेट लिस्ट में थे, मैंने कहीं पढ़ा था। बिल्कुल सही याद है आपको। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 5 विषयों को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था। कौन कौन से थे वो 5? वो थे ए एजुकेशन, बी फॉरेस्ट्स, सी वेट्स एंड मेजर्स का एस्टैब्लिशमेंट छोड़कर बाकी सब, डी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और ई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। अच्छा, ये 1976 में हुआ, जी, यानी इमरजेंसी के समय। जी हाँ। इसका तर्क ये दिया गया था कि इन विषयों का राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है। और अगर कोई ऐसा विषय हो जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में ना हो, मतलब कोई नया विषय आ जाए जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी या साइबर लॉ, जब संविधान बना तब नहीं थे। बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसे विषयों को कहते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स और संविधान के अनुसार इन पर कानून बनाने की शक्ति, मतलब रेजिड्यूरी पावर्स, वो पार्लियामेंट में निहित हैं। इसमें रेजिड्यूरी टैक्सेस लगाने की पावर भी शामिल है। तो ये पावर सेंटर के पास है? जी, भारत में ये पावर सेंटर यानी पार्लियामेंट के पास है। दूसरे देशों में ये व्यवस्था कैसी है? क्या सब जगह सेंटर के पास ही होती है? नहीं, अलग अलग है। जैसे यूएस में फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स गिनाई गई हैं और बची हुई यानी रेजिड्यूरी पावर्स स्टेट्स के पास हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी करीब करीब यूएस जैसा ही पैटर्न है। लेकिन कनाडा में डबल इन्यूमरेशन है, फेडरल और प्रोविंशियल, और रेजिड्यूरी पावर्स सेंटर के पास हैं। तो भारत ने कैनेडियन मॉडल फॉलो किया? हाँ, भारत ने कैनेडियन प्रेसिडेंट फॉलो किया है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फ्री फोल्ड इन्यूमरेशन था, लेकिन रेजिड्यूरी पावर्स गवर्नर जनरल के पास थीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे पार्लियामेंट को देना उचित समझा। ठीक है, अब वो सवाल जो मैंने पहले पूछा था,
अगर सेंटर और स्टेट के कानूनों में टकराव हो जाए, खासकर कंकरेंट लिस्ट पर, तो किसका कानून मान्य होगा? प्रीडोमिनेंस किसका रहेगा? संविधान में इसकी हायरार्की या कहें कि वरीयता बिल्कुल स्पष्ट है। यूनियन लिस्ट का कानून स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों के कानूनों से ऊपर माना जाएगा, ओके, और कंकरेंट लिस्ट का कानून स्टेट लिस्ट के कानून से ऊपर माना जाएगा। ठीक है। तो अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के कानून में कोई ओवरलैप या कॉन्फ्लिक्ट हो तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। अगर यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो तब भी यूनियन लॉ ही प्रिवेल करेगा। और अगर कंकरेंट लिस्ट पर बने सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि उस पर तो दोनों बना सकते हैं। हाँ, ये स्थिति आती है। अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर बने सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सामान्य नियम यह है कि सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा। स्टेट लॉ उस हद तक वॉइड हो जाएगा जिस हद तक वो सेंट्रल लॉ के इनकंसिस्टेंट है। सामान्य नियम मतलब इसका भी एक्सेप्शन है? जी, एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है। अगर कोई स्टेट लॉ जो कंकरेंट लिस्ट के विषय पर बना है उसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया था और प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी असेंट यानी सहमति दे दी है, तो वो स्टेट लॉ उस राज्य में सेंट्रल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। अच्छा, तो स्टेट लॉ भी प्रिवेल कर सकता है। हाँ, उस विशेष राज्य में। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। पार्लियामेंट चाहे तो बाद में उसी विषय पर कानून बनाकर उस स्टेट लॉ को अमेंड, वेरी या रिपील कर सकती है। मतलब अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट के पास ही रहती है। तो अंततः पार्लियामेंट का पलड़ा भारी है। ये तो हुई सामान्य समय की बात। लेकिन आपने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ये वाला हिस्सा तो फेडरलिज्म के लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कौन सी 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान ये व्यवस्था करता है कि सामान्य समय में तो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बना रहता है, लेकिन एबनॉर्मल टाइम्स में ये स्कीम मॉडिफाई या सस्पेंड भी हो सकती है। ऐसी 5 परिस्थितियां हैं। पहली, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, आर्टिकल 249। राज्यसभा, लोकसभा क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। तो अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पास कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रहित में ये जरूरी है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर या जीएसटी पर कानून बनाए, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। अच्छा, और ये कानून कब तक लागू रहता है? ऐसा प्रस्ताव एक बार में 1 साल के लिए प्रभावी रहता है। इसे कितनी भी बार रिन्यू किया जा सकता है, पर हर बार 1 साल के लिए ही। जब प्रस्ताव प्रभावी नहीं रहता, उसके 6 महीने बाद वो कानून अपने आप समाप्त हो जाता है। और इस दौरान क्या स्टेट लेजिस्लेचर उस विषय पर कानून नहीं बना सकती? नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर की शक्ति खत्म नहीं होती। वो भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ में कोई इनकंसिस्टेंसी होती है तो पार्लियामेंट्री लॉ ही मान्य होगा। ठीक है। दूसरी परिस्थिति? दूसरी है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 250। जब देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा लागू हो तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर या जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। पूरे देश के लिए? जी, और ये कानून इमरजेंसी समाप्त होने के 6 महीने बाद तक ही प्रभावी रहते हैं। यहाँ भी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है, लेकिन रिपग्नेंसी यानी टकराव की स्थिति में पार्लियामेंट्री लॉ ही प्रिवेल करेगा। तीसरा है व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, आर्टिकल 252। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लेजिस्लेचर्स ये प्रस्ताव पास करके पार्लियामेंट से अनुरोध करें कि वो स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर उनके लिए कानून बनाए, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ये तो राज्यों की मर्जी से हुआ। हाँ, और ये कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पास किया है। हाँ, कोई और राज्य चाहे तो बाद में अपने लेजिस्लेचर में प्रस्ताव पास करके उस कानून को अपना सकता है। क्या इस कानून को राज्य बाद में बदल सकते हैं? नहीं, एक बार पार्लियामेंट ने इस तरह कानून बना दिया तो उसे अमेंड या रिपील करने का अधिकार भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही रहता है, संबंधित राज्य विधानमंडलों के पास नहीं। एक तरह से राज्य अपनी लेजिस्लेटिव पावर उस विषय पर पार्लियामेंट को सौंप देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं, जैसे प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, जिसे बाद में रिपील कर दिया गया,
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, ये सब इसी प्रावधान के तहत बने हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी। अच्छा, चौथी परिस्थिति क्या है? चौथी है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आर्टिकल 253। पार्लियामेंट किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन को लागू करने के लिए स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये शक्ति पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए हो सकती है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट्स को पूरा करने में सक्षम बनाना। कई बार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए ऐसे कानूनों की जरूरत पड़ती है जो स्टेट लिस्ट के विषयों से संबंधित हों। जैसे? उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जिनीवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 और हाल के वर्षों में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित कई लेजिस्लेशंस इसी आधार पर बने हैं। ठीक है। और पांचवी परिस्थिति? पांचवी है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लागू होता है तो उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली या तो सस्पेंड हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट उस राज्य के लिए स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए एम्पावर्ड हो जाती है। और ये कानून कब तक लागू रहता है? क्या प्रेसिडेंट्स रूल खत्म होते ही खत्म हो जाता है? नहीं, नेशनल इमरजेंसी वाले कानूनों के विपरीत ये कानून प्रेसिडेंट्स रूल खत्म होने के बाद भी लागू रहते हैं। ये प्रेसिडेंट्स रूल के साथ कोटर्मिनस नहीं होते। तो फिर ये खत्म कैसे होते हैं? इन्हें बाद में उस राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर रिपील या ऑल्टर या री इनेक्ट कर सकती है जब वो फिर से काम करना शुरू करती है। समझ गई। तो ये पांचों परिस्थितियां सेंटर को काफी सिग्निफिकेंट पावर्स देती हैं स्टेट डोमेन में लेजिस्लेट करने की। इन 5 तरीकों के अलावा, जिनमें पार्लियामेंट सीधे स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है, क्या सेंटर के पास स्टेट लेजिस्लेशन पर कंट्रोल रखने के कुछ और इनडायरेक्ट तरीके भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। पार्लियामेंट की डायरेक्ट पावर के अलावा भी सेंटर का स्टेट लेजिस्लेचर पर कंट्रोल रहता है। इसके कुछ मुख्य तरीके हैं। पहला, गवर्नर राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए कुछ खास तरह के बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। अच्छा, और फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट उन बिल्स पर अपनी सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट सहमति रोक लेते हैं तो वो बिल कानून नहीं बन पाता। इसे प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है उन बिल्स पर। और कौन से तरीके हैं? दूसरा, स्टेट लिस्ट के कुछ विषयों पर बिल्स स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रीवियस सैंक्शन यानी पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होती है। अच्छा, ऐसा किन विषयों पर होता है? इसका एक उदाहरण है वो बिल्स जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। आर्टिकल 304B के तहत ऐसे बिल्स के लिए प्रेसिडेंट की पूर्व मंजूरी चाहिए। ठीक है। और तीसरा, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 लगी हो तो सेंटर राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वो सभी मनी बिल्स और अन्य फाइनेंशियल बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करें। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये कंट्रोल और बढ़ जाता है। जी, तो इन तरीकों से भी सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन पर एक हद तक नियंत्रण रखता है। इन सभी प्रावधानों को देखकर लगता है कि हमारे संविधान में सेंटर काफी स्ट्रांग है लेजिस्लेटिव मैटर्स में। हाँ, ये बात सही है। और इसी संदर्भ में सरकारी कमीशन जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पर बनी थी 1983 में, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा था कमीशन ने? कमीशन ने 1988 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये जो फेडरल सुप्रीमेसी का नियम है कि कॉन्फ्लिक्ट होने पर यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा, ये कोई थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक टेक्निक है। ये जरूरी है ताकि अब्सर्डिटी से बचा जा सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके और यूनियन एंड स्टेट लॉज में हार्मनी बनी रहे। अच्छा। कमीशन ने आगे कहा कि इसके बिना हमारे जैसे 2-tiered पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेरेंस, झगड़े और लीगल केओस यानी कानूनी अव्यवस्था फैल जाएगी। इंटीग्रेटेड लेजिस्लेटिव पॉलिसी और यूनिफॉर्मिटी बनाना मुश्किल हो जाएगा। इससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा फेडरल प्रिंसिपल है उसे नुकसान पहुंचेगा। इसलिए फेडरल सुप्रीमेसी फेडरल सिस्टम के सफल कामकाज के लिए इंडिस्पेंसिबल है, मतलब अपरिहार्य है।
ये सरकारिया कमीशन की ऑब्जर्वेशन काफी इंसाइटफुल है। इसने सेंटर की मजबूत स्थिति को जस्टिफाई किया है सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। चलिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस पर तो हमने काफी विस्तार से बात की। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर आते हैं। इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में ही आर्टिकल्स 256 से 263 तक है। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर्स का विभाजन कैसे होता है? क्या ये लेजिस्लेटिव पावर्स जैसा ही है? हाँ, मोटे तौर पर कहें तो एग्जीक्यूटिव पावर का विभाजन लेजिस्लेटिव पावर के विभाजन को ही फॉलो करता है, पर कुछ अपवादों के साथ। सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो पूरे भारत में फैली हुई है। किन विषयों पर? पहला, उन सभी विषयों पर जिन पर पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है, यानी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स। ठीक है। और दूसरा, किसी भी ट्रीटी या अग्रीमेंट के तहत भारत सरकार को जो अधिकार, अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन मिलते हैं उनका प्रयोग करने के लिए। और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर? स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर सामान्यतः उसके अपने टेरिटरी तक सीमित है और उन विषयों पर है जिन पर उस स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है, यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स। ये तो सीधा है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट का क्या? उस पर तो लेजिस्लेटिव पावर दोनों के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? उसे लागू कौन करेगा? ये एक अच्छा सवाल है। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के मामले में एग्जीक्यूटिव पावर आमतौर पर राज्यों के पास ही रहती है। अच्छा, कानून सेंटर बनाए और लागू स्टेट करें। हाँ, ऐसा हो सकता है। नियम यह है कि कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर एग्जीक्यूटिव पावर राज्यों के पास रहेगी, सिवाय तब जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या पार्लियामेंट का कोई कानून खास तौर पर यह पावर सेंटर को सौंप दे। यानी अगर पार्लियामेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाया है तो भी उसे एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी सामान्यतः स्टेट गवर्नमेंट की ही होगी। जी हाँ, जब तक कि संविधान या संसद ने खुद ही उस कानून में ये न लिख दिया हो कि इसे सेंटर एग्जीक्यूट करेगा। अब प्रशासन सही से चले, इसके लिए संविधान सेंटर और स्टेट्स पे कुछ ऑब्लिगेशंस भी डालता होगा। बिल्कुल, ताकि टकराव ना हो। बिल्कुल। संविधान स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर पर 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ताकि सेंटर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर बिना किसी बाधा के इस्तेमाल कर सके। क्या है वो 2 रिस्ट्रिक्शंस? पहला, आर्टिकल 256, हर राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों का और राज्य में लागू किसी भी मौजूदा कानून का कंप्लायंस सुनिश्चित हो। मतलब राज्य को सेंट्रल लॉज लागू करने होंगे। ठीक है। और दूसरा आर्टिकल 257, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए कि वो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर के प्रयोग में बाधा डालें या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालें। इम्पीड और प्रेजुडिस। और अगर राज्य ऐसा ना करे तो, या इन ऑब्लिगेशंस को पूरा ना करे, तो इन मामलों में सेंटर राज्यों को आवश्यक डायरेक्शंस यानी निर्देश दे सकता है। डायरेक्शंस? हाँ। क्या ये बाइंडिंग होते हैं? हाँ, ये बाइंडिंग होते हैं। और अगर कोई राज्य सेंटर द्वारा दिए गए इन डायरेक्शंस का पालन करने में विफल रहता है तो आर्टिकल 365 लागू हो सकता है। आर्टिकल 365 ये क्या कहता है? ये एक तरह का कोअर्सिव सैंक्शन है, मतलब एक दंडात्मक प्रावधान। ये कहता है कि अगर कोई राज्य सेंटर के डायरेक्शंस को कंप्लाई करने में फेल होता है तो प्रेसिडेंट के लिए ये मानना लॉफुल होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अरे, इसका मतलब तो प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है आर्टिकल 356 के तहत। जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 365 का परिणाम आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल हो सकता है। ये सेंटर को राज्यों से अपने निर्देश मनवाने की एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। इन 2 मामलों के अलावा क्या सेंटर और भी किन्हीं मामलों में राज्यों को डायरेक्शंस दे सकता है? हाँ, संविधान कुछ और स्पेसिफिक मामलों में भी सेंटर को राज्यों को डायरेक्शंस देने की शक्ति देता है। कौन से मामले हैं वो? जैसे राज्य द्वारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार साधनों का निर्माण और रखरखाव जिन्हें नेशनल या मिलिट्री इंपॉर्टेंस का घोषित किया गया हो। सेंटर इस बारे में निर्देश दे सकता है। अच्छा। और राज्य के भीतर रेलवेज की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में निर्देश। रेलवेज की सेफ्टी, ठीक है। राज्य में रहने वाले लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों को प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में उनकी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में निर्देश। ये तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण है। जी। और राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण के लिए कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स को बनाने और एग्जीक्यूट करने के संबंध में निर्देश। और क्या इन डायरेक्शंस पर भी आर्टिकल 365 लागू होता है? मतलब अगर राज्य न माने तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है? हाँ,
आर्टिकल 365 का कोर्सिव सैंक्शन इन मामलों में दिए गए डायरेक्शंस पर भी लागू होता है। अच्छा, एक बात बताइए, लेजिस्लेटिव पावर्स का तो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन काफी रिजिड है। सेंटर अपनी पावर स्टेट को नहीं दे सकता, स्टेट पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता सिवाय आर्टिकल 252 के। क्या एग्जीक्यूटिव स्फीयर में भी इतनी ही रिजिडिटी है या फंक्शंस डेलीगेट किए जा सकते हैं? नहीं, एग्जीक्यूटिव स्फीयर में उतनी रिजिडिटी नहीं है। संविधान निर्माताओं ने समझा कि एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, वरना डेडलॉक हो सकता है। इसलिए इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का प्रावधान किया गया है। कैसे होता है ये डेलीगेशन? 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, म्यूचुअल डेलीगेशन बाय एग्रीमेंट। इसमें प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से सेंटर के कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उस सरकार को सौंप सकते हैं। अच्छा, स्टेट की सहमति से? जी। और इसी तरह गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से स्टेट के कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उस सरकार को सौंप सकते हैं। ये डेलीगेशन कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी। ये तो आपसी सहमति से हुआ। क्या बिना सहमति के भी डेलीगेशन हो सकता है? हाँ, सेंटर के मामले में हो सकता है। संविधान सेंटर को ये शक्ति भी देता है कि वो अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस राज्यों को बिना उनकी सहमति के सौंप सके। लेकिन ये डेलीगेशन प्रेसिडेंट नहीं करते, बल्कि पार्लियामेंट करती है कानून बनाकर। मतलब पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाते समय उस कानून के द्वारा किसी स्टेट गवर्नमेंट या उसके अधिकारियों को पावर्स कन्फर कर सकती है या ड्यूटीज इम्पोज कर सकती है, और इसके लिए स्टेट की सहमति जरूरी नहीं है। लेकिन क्या स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कर सकती है सेंटर के लिए? नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकती। ये शक्ति सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो डेलीगेशन 2 तरह से हो सकता है। अग्रीमेंट से सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं, और लेजिस्लेशन से सिर्फ सेंटर कर सकता है स्टेट्स के लिए। बिल्कुल सही। सहयोग और समन्वय बना रहे, इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? संविधान में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे? पहला, पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित किसी भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट के एडजुडिकेशन यानी निपटारे का प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 262 इसके बारे में है। हाँ, नदी जल विवाद तो अक्सर होते रहते हैं। जी। दूसरा, प्रेसिडेंट आर्टिकल 263 के तहत एक इंटरस्टेट काउंसिल स्थापित कर सकते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल, इसका क्या काम है? इसका काम है उन विषयों की जांच करना और उन पर चर्चा करना जिनमें सेंटर और स्टेट्स का या कुछ स्टेट्स का आपस में कॉमन इंटरेस्ट हो। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो रिकमेंडेशंस देती है। ऐसी काउंसिल 1990 में स्थापित की गई थी। 1990 में सरकारिया कमीशन की सिफारिश पे शायद? जी हाँ, बिल्कुल। तीसरा प्रावधान है फुल फेथ एंड क्रेडिट का। फुल फेथ एंड क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेंटर और प्रत्येक राज्य के पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को पूरे भारत में पूरा विश्वास और मान्यता दी जानी चाहिए। मतलब एक राज्य के दस्तावेज या अदालती फैसले दूसरे राज्य में मान्य होंगे, कुछ नियमों के तहत। ठीक है। और कोई प्रावधान? एक और है, पार्लियामेंट इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है। हालांकि ऐसी कोई अथॉरिटी अभी तक नियुक्त नहीं की गई है। अब एक बहुत ही यूनिक फीचर पर आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या भूमिका निभाती हैं? क्योंकि ये तो सेंटर द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, पर काम स्टेट्स में भी करते हैं। कई बार लगता है कि ये फेडरलिज्म के सिद्धांत के थोड़ा विपरीत है। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। देखिए, ज्यादातर फेडरेशंस में सेंटर और स्टेट्स की अपनी अलग-अलग पब्लिक सर्विसेज होती हैं। हमारे यहाँ भी हैं सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। लेकिन इनके अलावा ये 3 सर्विसेज हैं जिन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। इनका क्या खास है? खास ये है कि इनके सदस्य सेंटर और स्टेट्स दोनों के अधीन टॉप पोजीशंस पर सेवा करते हैं, बारी-बारी से, बाय टर्न्स। इनकी भर्ती और ट्रेनिंग सेंटर सरकार द्वारा की जाती है। और कंट्रोल किसका रहता है, सेंटर का या स्टेट का? कंट्रोल एक तरह से जॉइंटली रहता है। अल्टीमेट कंट्रोल तो सेंटर सरकार के पास होता है, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल उस स्टेट गवर्नमेंट का होता है जिसके अधीन वो अधिकारी उस समय काम कर रहा होता है। इनका इतिहास क्या है, ये कब बनी? देखिए, 1947 में आज़ादी के समय इंडियन सिविल सर्विस ICS की जगह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS बनी, और इंडियन पुलिस
आईपी की जगह इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस बनी। संविधान ने इन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में मान्यता दी। बाद में 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस को तीसरी ऑल इंडिया सर्विस बनाई गई। और नई ऑल इंडिया सर्विस बनाई जा सकती हैं? हाँ, आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करे कि नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, तो पार्लियामेंट कानून बनाकर नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। लेकिन वो सवाल अपनी जगह है, क्या ये फेडरलिज्म का उल्लंघन नहीं है? स्टेट्स की ऑटोनॉमी और पेट्रोनेज पर असर नहीं डालता? आलोचना तो इसी आधार पर होती है। आलोचक कहते हैं कि ये स्टेट्स की ऑटोनॉमी को कम करते हैं, लेकिन इनके समर्थन में भी मजबूत तर्क दिए जाते हैं। क्या तर्क हैं? पहला, ये सेंटर और स्टेट्स दोनों स्तरों पर एडमिनिस्ट्रेशन का हाई स्टैंडर्ड बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा, ये पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने में सहायक होते हैं। तीसरा, ये सेंटर और स्टेट्स के बीच कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों पर लिएजॉन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और जॉइंट एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्हें डिफेंड करते हुए कहा था कि डुअल पॉलिटी में सामान्यतः डुअल सर्विस होती है, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए और देश की एकता सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक पोस्ट्स के लिए ऑल इंडिया बेसिस पर रिक्रूटेड सर्विस का होना एक जरूरी एक्सेप्शन है। तो ये एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रैक्टिकल शेप देने का टूल है। हाँ, कह सकते हैं। अब पब्लिक सर्विस कमीशंस, पीएससी और यूपीएससी, इनमें सेंटर स्टेट एंगल कहाँ आता है? यहाँ भी सेंटर का रोल दिखता है। देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को नियुक्त तो गवर्नर करते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटा सिर्फ प्रेसिडेंट सकते हैं। अच्छा। नियुक्ति गवर्नर करें और हटाना प्रेसिडेंट के हाथ में। जी। ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। इसके अलावा पार्लियामेंट 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उनके लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन JSPSC भी स्थापित कर सकती है। इसके चेयरमैन और मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और यूपीएससी का क्या रोल है स्टेट्स के लिए? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC अगर किसी स्टेट के गवर्नर अनुरोध करें और प्रेसिडेंट अप्रूव करें तो उस राज्य की भर्ती संबंधी जरूरतों को भी पूरा कर सकती है। साथ ही UPSC राज्यों की सहायता कर सकती है अगर 2 या अधिक राज्य अनुरोध करें कि वो स्पेशल क्वालिफिकेशंस वाले पदों के लिए जॉइंट रिक्रूटमेंट की स्कीम्स बनाएं और ऑपरेट करें। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन और सेंटर की भूमिका दिखती है। जुडिशरी की बात हमने शुरू में की थी कि ये इंटीग्रेटेड है। क्या इसमें भी सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का कोई पहलू है? हाँ, बिल्कुल है। जैसा हमने कहा, ड्यूअल पॉलिटी होने के बावजूद हमारे यहाँ ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं है। एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को इन्फोर्स करता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, हाई कोर्ट्स नीचे। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि लॉज को लागू करने के प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी रहती है, डाइवर्सिटीज कम होती हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल देखिए, स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट? गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के गवर्नर से सलाह करके। और हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफर करने या हटाने की शक्ति भी प्रेसिडेंट के पास ही है। इसके अलावा पार्लियामेंट कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी स्थापित कर सकती है, जैसे पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है या महाराष्ट्र और गोवा का बॉम्बे हाई कोर्ट। तो जुडिशरी में भी अपॉइंटमेंट और रिमूवल के जरिए सेंटर का सिग्निफिकेंट रोल है। अब बात करते हैं इमरजेंसीज की। आपातकाल के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेजिस्लेटिव रिलेशंस पर तो हमने देखा था कि सेंटर की पावर बढ़ जाती है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी इमरजेंसीज के दौरान काफी बदल जाते हैं और सेंटर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। पहला, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के दौरान। जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो सेंटर किसी भी राज्य को किसी भी मामले पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देने का हकदार हो जाता है। किसी भी मामले पर मतलब स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी? जी हाँ, किसी भी मामले पर। इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती हैं। हालांकि उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, वो काम करती रहती हैं, पर सेंटर के निर्देशों के तहत। ठीक है।
और प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 में? प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। प्रेसिडेंट राज्य सरकार के सारे फंक्शंस खुद संभाल सकते हैं और गवर्नर या राज्य की किसी अन्य एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में निहित सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब राज्य का पूरा एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं करती। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस हो जाती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में? फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सेंटर राज्यों को फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के कैनन्स यानी वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। सेंटर और भी कई जरूरी निर्देश दे सकता है, जिनमें राज्य की सेवा में लगे सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के सैलरीज और अलाउंसेस में कमी करना भी शामिल हो सकता है। हाईकोर्ट जजेस तक की सैलरी कम करने का निर्देश दिया जा सकता है। बाफरे, फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो सेंटर का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल। इन सब प्रावधानों के अलावा क्या कुछ और भी प्रोविजंस हैं संविधान में जो सेंटर को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करने में सक्षम बनाते हैं? हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण प्रोविजंस भी है। एक है आर्टिकल 355। ये सेंटर पर 2 ड्यूटीज डालता है। ड्यूटीज? सेंटर की ड्यूटी स्टेट्स के प्रति? जी, पहली ड्यूटी है कि सेंटर हर राज्य को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे। ठीक है, सुरक्षा देना। और दूसरी ड्यूटी है कि सेंटर ये सुनिश्चित करे कि हर राज्य का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाए। अच्छा, ये ड्यूटी फुलफिल करने के लिए ही सेंटर जरूरत पड़ने पर डायरेक्शंस देता है या आर्टिकल 356 लगाता होगा? हाँ, आर्टिकल 355 एक तरह से सेंटर के इंटरवेंशन को जस्टिफाई करता है जरूरत पड़ने पर। और दूसरा महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है गवर्नर का पद। गवर्नर को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही पद धारण करते हैं। गवर्नर राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो हैं ही, साथ ही वो राज्य में सेंटर के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। एजेंट? हाँ, वो राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के बारे में सेंटर को समय समय पर रिपोर्ट्स भेजते हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। गवर्नर का रोल काफी क्रूशियल है सेंटर स्टेट रिलेशंस में। बिल्कुल। एक और प्रावधान है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से जुड़ा। राज्य के चुनावों के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त तो गवर्नर करते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल प्रेसिडेंट के पास है, उसी तरह जैसे हाईकोर्ट जज को हटाया जाता है। यहाँ भी हटाने की शक्ति सेंटर के पास है। ये तो हुए सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्या इनके अलावा भी सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए कोई और व्यवस्थाएं हैं? मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी हैं जो सेंटर स्टेट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें ज्यादातर एडवाइजरी बॉडीज और कॉन्फ्रेंसेस शामिल हैं। एडवाइजरी बॉडीज? जैसे नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था, ये सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जोनल काउंसिल्स है जो राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है नॉर्थ ईस्ट के लिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी वगैरह। ये सब सलाहकारी भूमिका निभाती हैं। और कॉन्फ्रेंसेस? हाँ, कई महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो नियमित रूप से वार्षिक या अन्यथा आयोजित की जाती हैं, जैसे गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस जिसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं, चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स, होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जिसकी अध्यक्षता सेंट्रल होम मिनिस्टर करते हैं, लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जिसकी अध्यक्षता सेंट्रल लॉ मिनिस्टर करते हैं। अरे वाह, ये तो काफी लंबी लिस्ट है कॉन्फ्रेंसेस की। ये सब इंटरैक्शन और डिस्कशन के प्लेटफॉर्म्स हैं? जी हाँ, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरैक्शन के महत्वपूर्ण मंच हैं जहां सेंटर और स्टेट्स के प्रतिनिधि मिलते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हैं और कॉमन सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने सेंटर और स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को काफी डिटेल में देखा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना?
संविधान ने एक तरफ कोऑपरेशन का ढांचा बनाया है, स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी है, लेकिन साथ ही सेंटर को काफी सिग्निफिकेंट पावर्स भी दी हैं गाइडेंस और इंटरवेंशन के लिए, खासकर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। बिल्कुल, ये ढांचा दिखाता है कि भारत का फेडरलिज्म एक यूनिक ब्लेंड है। ये पूरी तरह से क्लासिकल फेडरलिज्म जैसा नहीं है, जहां सेंटर और स्टेट्स बिल्कुल बराबर हों। इसमें एक क्लियर यूनिटरी बायस है, सेंटर की तरफ झुकाव है। हाँ, वो तो दिखता है। ये शक्तियां, जैसे हमने देखा, सेंटर को नेशनल यूनिटी बनाए रखने, यूनिफॉर्मिटी लाने और विशेष चुनौतियों जैसे इमरजेंसी या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस से निपटने में सक्षम बनाती हैं। लेकिन असली चुनौती इन प्रावधानों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बैलेंस बनाए रखने की है। बैलेंस? किस तरह का बैलेंस? बैलेंस इस बात का कि सेंटर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्टेट्स की ऑटोनॉमी का सम्मान करे और स्टेट्स अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नेशनल गोल्स में कोऑपरेट करें। क्या ये तंत्र, ये मैकेनिज्म्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और आजकल जो बात होती है कम्पेटिटिव फेडरलिज्म, इनके बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर समय और परिस्थितियों के साथ इनमें कुछ बदलाव की, कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। सेंटर स्टेट रिलेशंस एक डायनामिक चीज है, ये स्टैटिक नहीं है। ये हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं और इन पर बहस भी चलती रहती है। ये सवाल शायद हमेशा रेलेवेंट रहेगा कि ये बैलेंस कैसे साधा जाए। बिल्कुल, और ये सोचना एस्पिरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि ये प्रोविजंस प्रैक्टिस में कैसे काम करते हैं और इनके चैलेंजेस क्या हैं। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज़, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।